हाँ जी, करें शुरू क्या? और कोई इंतजार करेगा? हैं? आगे क्या सारे भाई? साल हो गए और उसके उपलक्ष्य में एक झंडा लगाने की सबको चले, लगाना भी चाहिए सबको झंडा। लेकिन हरियाणा में जो कल खबरें आई है कि डीपी होल्डर्स को कंपल्सरी किया है, तो ये तो वॉलंटरी होता है या गरीब आदमी को वैसे दिया जाए। अब एक तो कितनी है, इन्होंने डीपी होल्डर को सस्पेंड भी किया है, उसका तो वीडियो देखा है टीवी मैंने, उन्होंने कहा भाई हमारे को दिया जबरदस्ती देने पड़ेंगे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कैसे, मतलब 20 रुपया गरीब आदमी से कैसे ये ले रहे हैं। या तो इससे तो जो स्टेट डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है, ऐसी चीज़ें तो निकल सकता। आज 3 लाख, 3.25 लाख करोड़ के ऊपर प्रदेश में कर्जा है। तो वो जो इस किस्म का गरीब आदमी पे वो किया है वो निंदनीय है। और मैं देख रहा था, मेरे को तरस आता है मेरे हाकिम की फकीरी पर, जो गरीबों से उनके पसीने की कमाई मांगे। मतलब कोई राशन कार्ड पे एक लेडी का गान था में मेरा, उसने कहा 25-20 रुपया कितना उसमें राशन कार्ड में लिख दिया, एक ने राशन कम दे दिया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ये तो राष्ट्रीय उसका मामला है, वॉलंटरी होनी चाहिए। जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीदे। बाकी ये तो अच्छी बात है, राष्ट्रीय ध्वज सबको मनाना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। और 75वां साल हम मना रहे हैं। बट मैंने कहा तरस आता है मेरे हाकिम की वकीली पर, जो गरीबों से इनके पसीने की कमाई मांगे। राशन तो 2 रुपये 3 रुपये किलो है, 20 रुपये का। राशन तो गरीब आदमी की चीज है, तो ये उसमें है। और आज प्रदेश जो है कर्जे में दब गया है और बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। एक तरफ कह रहे हैं कल उसमें कि हमारी आमदनी बढ़ रही है, खैर वो भी कंपेयर कर रहे थे पिछले गवर्नमेंट से, उससे माइनिंग की आमदनी, और ये नहीं कंपेयर करा उन्होंने उस टाइम रुपए की क्या वैल्यू थी, आज क्या है। 5-6 टाइम वैल्यू का अंतर है कि नहीं। दूसरा, भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है वो चरम सीमा पर है। और इसमें मैं नहीं कह रहा, जो कल विधानसभा में मैंने देखा जीरा और जो कार्रवाई चली थी, जो अलायंस पार्टनर के मेंबर कोalition के और स्वयं जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स जो विधानसभा में बोल रहे थे, मैं समझता हूँ किसी से सबूत की जरूरत। उन्होंने बहुत सारों ने जिक्र किया कि भ्रष्टाचार क्या है, किस प्रकार से है और विकास क्या हो रहा है। सब जो है कल बातें इनकी ढोल की पोल उनके विधायकों ने खोल दी। आप कितने वो हो चुके, स्कैम के बाद स्कैम, डाडम घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, कहीं फार्मेसी का घोटाला, कहीं HPSC का घोटाला, कहीं SSB का घोटाला, और घोटाले हैं। लेकिन धान, कहीं कभी धान का घोटाला, एक इंस्पेक्टर ने सुसाइड कमिट करी थी। तो बहुत सारे दिनों में SIT तो बिठाते हैं, जिस दिन वो घोटाला शोर मचे कहते SIT की रिपोर्ट था आज तक आई,
इसी वास्ते मैंने असेंबली में कहा था कि SIT जो है इनकी वो है सिटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन टेबल टेबल पे रहती है, धरातल पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती इनकी। आज तक एक उसका मुताले की कोई वो नहीं आई। और देखिए किसी भी प्रदेश की जो विकास की पैमाने शिक्षा स्वास्थ्य जो होते हैं भाई क्या है, आज 38,000 टीचर्स की जगह खाली है, स्कूल बंद हो रहे हैं और एक किस्म से सरकारी स्कूलों में जो सुविधा थी वो भी पूरी नहीं मिल रही है और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में जाए क्योंकि टीचर नहीं है। 38,000 50% पोस्ट जहाँ वेकेंट होंगी, छोटे छोटे बच्चे हड़ताल में बैठे हैं और पास टीचर नहीं है। आप सब देख रहे हैं ये स्थिति है। स्वास्थ्य का ये हालत 10,000 पोस्ट वेकेंट है। मतलब परिस्थिति ये है, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तरों में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल में ही रहते हैं, सड़कों पे ही रहते हैं इनके कर्मचारी, कटौती में लगे हुए। 5.5 लाख जो है वो ओल्ड एज पेंशन इन्होंने काटा, ये पहचान पत्र के माने से। ये इस पहचान पत्र का और कोई मायने नहीं है, सिर्फ पेंशन कार्ड पत्र है ये। अब एक का किसी का एक लड़का नौकरी कर रहा है, उसकी भी काट दी, अब वो लड़का उसकी अपने बाप की सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो होना चाहिए उसमें। हाँ विडोज डेस्टिट्यूट 5.5 लाख के करीब काट दी उन्होंने। अब कोई भी बात कहते हैं, ये पोर्टल बना दिया। कल मैंने पूछा दिल्ली में तो भी कितने पोर्टल हैं, इनको सरकार को स्वयं पता नहीं है कितने पोर्टल हैं। पोर्टल सरकार है, इसी वास्ते ग्राउंड तक बात नहीं पहुंचती। पोर्टल बना दिए, पोर्टल चलते नहीं, हर आदमी को पोर्टल का ज्ञान नहीं। तो ये इनकी सरकार है। बेरोजगारी आप देख रहे हैं चरम सीमा पर है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है। हम कहते हैं CMI की ये रिपोर्ट नहीं मानते। CMI में और स्टेटों की भी तो दे रखी है, गुजरात की कितनी है CMI की रिपोर्ट होती है। और SDG की जो रिपोर्ट है नीति आयोग की है, उसके अनुसार भी हम केरल के बाद हम हाईएस्ट केरल में अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा है और दूसरे यहाँ पर है। CMI की देखो ना सबसे ज्यादा यहाँ पर है हमारी, जबकि नेशनल एवरेज 7.6 है इंडिया की और हमारी 26.9 इस महीने की 10 अगस्त की थी हमारी। और स्टेटों की तो गुजरात की 2% है, 3% है, किसी कितनी है, पंजाब से भी ज्यादा हमारे बेरोजगारी। और SDG की भी ये रिपोर्ट है, SDG की भी रिपोर्ट समझो, नेशनल एवरेज 6 पॉइंट। जो ये कहते हैं भाई हम इस रिपोर्ट की नहीं मानते, हमारे जो है 9.8, जबकि नेशनल एवरेज 6 पॉइंट कुछ है, तो उससे भी नेशनल एवरेज से भी 37% ज्यादा है, 37% ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। और एक चपरासी की पोस्ट आप अनाउंस कर दो तो उसमें BA, MA, PhD
हजारों आते हैं। मेरे को एक अभी चल रहा है हरियाणा की बेरोजगारी के, एक आदमी MBA था, बेरोजगार घूम रहा था, भटक रहा था, एक बाबा के पास गया, जी मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा। तो बाबा ने सोच समझ के कहा, अच्छा भाई तुम्हारे शहर में सर्कस आ रहा है, वहां कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा तेरे को। वो 5-7 दिन सर्कस के वहां गया, आया, रोजगार निकला, एक दिन मिल गया। एक दिन वाला सर्कस वाला बोला, भाई हमारा भालू मर गया, तो हम जो है ना भालू की खाल पहन के तू भालू का काम कर दे, 7,000 रुपये देंगे। मैंने बोला ठीक है जी। तो भालू अपना खाल पहन के उछल कूद करने लग गया जैसे करता है। तो साथ वाले पिंजरे में शेर था, वो उसमें चला गया गलती से, तो डर गया। वो क्या लगा शेर को, महाराज जंगल के राजा हो आप, मेरे पे रहम करो, मेरे को मत खाना, मेरे को मत मारो, मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं इस वास्ते मेरे को 7,000 रुपये मिलते हैं और BA पास हूँ मैं तो मजबूरी में ही आऊँ। तो शेर बोला, भाई तू चिंता ना कर, मैं MA हूँ, मैं भी शेर की खाल पहन रहा हूँ, जब BA हुआ मैं उनका बेरोजगारी का ही हाल है। तो आप देख रहे हैं आप इस फिल्म में, और कोई ध्यान सरकार का नहीं। जो ज्वलंत मुला जैसे आज पूरा प्रदेश जल में डूबा हुआ बारिश की वजह से, जहाँ पे ड्रेनेज है, ड्रेन सिस्टम है, वहाँ ड्रेन बंद है, पहले सफाई नहीं करी, शहरों में सीवरेज साफ नहीं करे, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सारा जल भरा हुआ है। चाहे आप हिसार जगह लगाओ, रोहतक लगाओ, सोनीपत लगाओ, जींद लगाओ, ये खासतौर पर ये जिले जो भिवानी लगाओ, ये जिले हैं इनमें बड़ा भारी, सिरसा में भी जलमग्न हुआ है और निकालने का भी प्रबंध नहीं, कहीं तो पंप नहीं है, कहीं मतलब उस किस्म का कोई ध्यान नहीं, इनका प्रयास नहीं है। और जगह जगह बैठे हैं। मेरे को कल मिले, एक डेपुटेशन आया मेरे पास, महाभाई बोला जी हम भावी अध्यापक हैं। हाँ भावी अध्यापक, भावी विधायक तो मैंने सुने थे, बन जाते हैं, भावी सरपंच भी सुने थे, भावी अध्यापक कैसे? बोला जी वो एंट्रेंस टेस्ट होता है इनका, हाँ वो टेस्ट पास करें, हमारे कई साल हो गए और हम यही घूम रहे हैं। तो मैंने कहा और जगह है, जगह हमारे देते नहीं। तो एक उनमें से बोला जी हम भावी हैं, लेकिन अब पूर्व भी इसी उसमें बन जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे को भर्ती नहीं करेंगे। इसी प्रकार से वेटनरी डिप्लोमा होल्डर्स के जगह जगह बैठे हैं, जो विकलांग है ये पानीपत में बैठे हैं, हर जगह आप कहीं जाओ बैठे, लेकिन सरकार बेखबर है। इस प्रकार से जो एक बहुत गंभीर मामला है, जो आपस में बड़ा टकराव पैदा कर सकता है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया श्यामलाल के बारे में, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट? और मैंने कल कहा कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसका या तो रिव्यू की आप तैयारी करो, या ये अपना कंसोलिडेशन एक्ट में आप अमेंडमेंट लेके आओ। अब 60 साल से जो आदमी बैठा है, 50 साल से जो बैठा है, वो कैसे आप करोगे? आप झगड़े पैदा हो तो उसको बड़ा सोच समझ के इनको उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में पूरा इंटरप्रिटेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, वो समझना चाहिए। उसके बाद आगे कोई कार्रवाई करनी चाहिए, जो इन्होंने जल्दबाजी में वो किया है। रोडों का जहाँ तक सवाल है, तुरंत सारे रोडों में बुरा हाल है। गीता जी ने तो फोटो भी दिखाई वहां पर, और जितने उनके विधायक बोले सबने ये शिकायत करी, कोई रोड मेंटेनेंस नहीं है। अब
हाँ, और हमने 75 में उस पर एक रेजोल्यूशन दिया था। देखिए 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइट्स है उनके हम गुणगान करते हैं, वो करते हैं। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद तो जो गेहूं भी हम इंपोर्ट करते थे PL4 फैक्ट्री के अंदर अमेरिका से, लेकिन इस देश के किसान ने और मजदूर ने, खेती और मजदूर ने जो मेहनत करके अपने को आत्मनिर्भर बनाया है, उसको भी हमने कहा था कि उसका अभिवादन करना चाहिए, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए किसान मजदूर का भी, जिन्होंने हमारे को इतना किया है। आज हम एक्सपोर्ट की स्थिति में, ये सब किसान मजदूर की मेहनत है। आज़ादी के बाद जो मिली हमारे को, उनकी मेहनत की है। उनका आपने प्रस्ताव किया था लेकिन वो मंजूर नहीं किया हमारा। इस पे बड़े उसकी बात है, गीता जी बता पाएंगी कि सिलेबस बदल रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स का नाम जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो वे विकास करते रहे हैं, उनके नाम से जो सिलेबस में लगाया था उसको विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों इतिहास बुलाना चाहते हैं? इतिहास तो हमारा गौरव में है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, एक से कुर्बानी करी, आज उनको सम्मान करने की बात होनी चाहिए। बाकी रक्षाबंधन को भी सबको बधाई। पंडित भगवत तो पहले मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तो पंडित भगवत का तो सारे मुख्यमंत्रियों को डाला, ये गीता जी हमने हमारे समय में जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की किताबें छपती हैं, उसमें हमारे हरियाणा के इतिहास में जितने भी मुख्यमंत्री हुए सभी के क्रमबद्ध से उनको सिलेबस में शामिल किया था, ताकि सभी के बारे में जानकारी मिल पाए, उनके राजनीतिक और सामाजिक कैरियर के बारे में। सरकार में आने के बाद आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, हमारे आज़ादी से पहले के और आज़ादी के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको उन्होंने बदलने का काम किया है। इतिहास कभी भी बदला नहीं जा सकता, लेकिन पुस्तकों के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की है। 75वां वर्ष है, कम से कम उन लोगों हरियाणा में भी बना है। हरियाणा में जिन लोगों का विकास में सहयोग रहा है, जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, सबने अपने अपने समय में अपने हिसाब से विकास किया है, आगे बढ़ा है हमारा प्रदेश। जो कि जब प्रदेश बना, जब तो ये था आया इकोनॉमिकली वायबल रहेगा कि नहीं रहेगा प्रदेश, ये सवाल उठा था हरियाणा का। हम पंजाब से बहुत पीछे थे, आज हम पंजाब से आगे हैं। तो यहाँ के किसान का, मजदूर का, यहाँ के हर नागरिक का और जो भी मुख्यमंत्री रहे उनका सबका वो है उसमें योगदान। ये ज़्यादातर 6th 7th 8th वगैरह की जो हमारी इनिशियल बोर्ड्स की होती है सिलेबस। छठी से 8वीं तक की किताबों को ज़्यादातर ये बदलने का जो काम कर रहे हैं। हमें NCERT महाराजा अग्रसेन पे था, महाराजा अग्रसेन का भी आ गया, ब्रिगेडियर विशाल सिंह का था, जो मुख्यमंत्री रहे उनका सबका था। वो तो फ्रीडम फाइटर्स के उसमें थे। अग्निपथ पे हमारा ये है, शुरू से ये है, ये अग्निपथ जो है ये ना तो फौज के हक में है और ना ही युवा पीढ़ी के हक में, क्योंकि अगर इसी हिसाब चले तो हमारी 2 साल भर्ती नहीं हुई कोरोना में, तो फौज की स्ट्रेंथ ऑलरेडी रिड्यूस टू 12 lakhs, और यही चलता रहा, इसी तरह ये चलते रहे तो आगे आने कुछ समय में 6 लाख हो जाएगी, विच इज इनसफिशिएंट इतनी बड़े देश के लिए। जबकि चाइना आपके सिर पे बैठा है, पाकिस्तान आपके सिर पे बैठा है, और सब उसके हिसाब में है आपका। और 4 साल की उन्होंने रखी है, 4 साल में से 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने छुट्टी, 2 साल करेंगे और चौथे साल सोचेंगे हमारा भविष्य क्या है। तो उसके लिए मतलब उनका भविष्य अंधकार में है।
और फौज में हम आराम से यहाँ सोते हैं। हमारे बहादुर सैनिक बॉर्डर पे अपनी जान बाजी पे लगाते हैं, क्योंकि उनमें एक जज्बा पैदा किया जाता है, एक जज्बा होता है। 4 साल में जज्बा नहीं हो सकता। और जैसे रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो जाएगा तो वो रेजिमेंट के उस पर नाम, निशान और झंडा, इसके ऊपर उनकी भावना भरी होती है। राष्ट्रीय ध्वज की आज बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत के लिए लड़ते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट अभी शुरू होने वाली है, तो आपका क्या मैसेज है कि लोगों को जाना चाहिए इसमें कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, वो तो बेरोजगारी इतनी है जो मैं बता रहा हूँ। आप ये तो 4 साल के लिए है, आप 4 महीने के लिए भी निकाल दोगे तो भी लाइन लग जाएगी। क्या करेंगे लोग? बेरोजगार क्या करेंगे? लेकिन ये हित में नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं एक सैनिक स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ। कम से कम 26-27 जनरल आज कोई रिटायर है, कोई इन सर्विस है, उनसे मैं टच में हूँ। सबका ये व्यू है कि ये फौज के हित में नहीं है। वो जज्बा नहीं बन सकता जो बनता है हम सर्विस में। एक आदमी जो है 19 साल का भर्ती होता था या 18 साल का, 21 साल का भर्ती होता था, 35-36 साल तक नौकरी करता था। अब मैंने असेंबली में कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो है अग्निवीर जो होंगे हरियाणा के, उनको नौकरी एश्योर करेंगे। एक्स सर्विसमैन को नहीं कर सके हम। एक्स सर्विसमैन की जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इट इज लेस देन 1.5%। 29,000 है तो कुछ सैकड़ा भर्ती की में है। और मैंने कहा अगर आपकी ये है तो अभी पहली भर्ती होगी। जितने भी हमारे अग्निवीर भर्ती हो हरियाणा के, 75% में तो वापस आना ही है ना। लेकिन 100 के 100 जितने भर्ती हो, सबको पहले ही आप एम्प्लॉयमेंट दे दो और ऑन डेपुटेशन वहाँ डिफेंस में जान दो। 4 साल के बाद आए तो वो नौकरी ज्वाइन करें, ताकि उनको ये तो हुआ मेरा फ्यूचर अश्योर्ड है। सर, ये रिजर्वेशन की बात करें, 50% से ऊपर रिजर्वेशन वैसे नहीं कर सकते। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसी बात क्यों कही? ऐसी बात क्यों कही? उन्होंने कहा हम सबको अश्योर करते हैं। मैं कहता हूँ इतनी अगर आप क्यों है तो आप भर्ती तो अभी हो रही है, उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर दो उसके इसमें तो भाई बाप बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले हो जाएगा, 4 साल में रिटायर होगा आ जाएगा ना, उसकी पेंशन है ना और कोई वो है हेल्थ की। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि पॉलिसी बनाएंगे और जॉब गारंटीड देंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, पॉलिसी बनाओ भाई कि आपकी भर्ती हो रही है ना, भर्ती होके दे, पहले दे 4 साल के बाद उसको आना ही है। 25 आदमी रहेंगे वहाँ, 25%, 75% तो वापस आएंगे, 25 के विड्रॉ हो जाएंगे, 75 तो नौकरी दो। एक सवाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कई राज्यों में सरकारें गिर रही है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है। हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी जेजेपी के रिश्तों को आप कैसे देख रहे हैं? कई बार देखा गया कि एक दूसरे के पार्टी कार्यकर्ताओं को दूसरी पार्टी ने ज्वाइन करवा दिया, कैसे आप देख रहे हैं? क्यों? इनका नीतिगत तो कोई वो नहीं है ना, तो स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ के गठबंधन का यही होता है सिर्फ। और इसी वास्ते भ्रष्टाचार सीमा पर, चरम सीमा पर। आपको लगता है सरकार जल्दी गिर जाएगी, 24 से पहले गिर जाएगी? नहीं, बीजेपी अलग हो जाएगी? नहीं, अब सरकार नाम की चीज तो है ही नहीं। गिरी गिराई सरकार, जब कोई लोग जो मकसद होता है सरकार बनने का, वो है जन सेवा। जन सेवा तो कर नहीं रही, स्वयं सेवा में लगे हुए हैं। सर, अभी आपसे पहले अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह बिहार में हुआ उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि तीसरे मोर्चे का गठन होगा। तीसरे मोर्चे का गठन उन्होंने कहा कि होगा, तीसरा मोर्चा बनेगा, जिस तरह अभी बिहार में हुआ। अभय चौटाला ने कहा हरियाणा में कितनी पॉसिबिलिटी? तीसरे मोर्चे का गठन कहाँ होगा? मतलब तीसरा मोर्चा एक्टिव होगा, जिस तरह गठबंधन की सरकार हरियाणा में कांग्रेस शामिल है वहाँ। तीसरा मोर्चा किसको कहते हैं? क्षेत्रीय पार्टियों का उनका कहना है कि तीसरा मोर्चा किसको कहते हैं? बिहार के लेके, बिहार में तो गठबंधन सरकार है, उसमें कांग्रेस शामिल है। भाई तीसरा मोर्चा तो मैं कहने का मतलब ये होगा बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, तो कांग्रेस शामिल है बिहार में।
तीसरा मोर्चा कहाँ हो गया? हरियाणा में से इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? हरियाणा तो कांग्रेस है, सिर्फ तीसरे मोर्चे की खड़ा। हरियाणा में तो जो है विकल्प में लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी को देखते हैं और मौजूदा नेतृत्व को। लेकिन घोड़ा साहब कल जब आप अग्निवीर के ऊपर बात कर रहे थे कि सरकार नौकरी दे रही है, जब सिर्फ फौजी नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता न करो, तीसरी दफा भी हम ही आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बड़ा जोर देकर कहा था आपको कि मेरी लाल सपना हर कोई लेता है यार। पहले भी जब 75 पार जा रहे थे ना, फिर कितने आए? गठबंधन, स्वाद का गठबंधन तैयार करके उन्होंने, ये तो ना उनने फैसला करना ना मेरे ने फैसला करना, हरियाणा के लोगों ने फैसला करना है। और हरियाणा के लोगों का आज जो रवैया है, जो रुझान है, वो बिल्कुल साफ है, इनकी सफाई है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में विकल्प, बीजेपी के नाते ही तो कह रहे थे, बीजेपी की और तो गठबंधन सरकार कर रहे थे भाई, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार तो आएगी। अगर बीजेपी का कांग्रेस का मुकाबला तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, विकल्प के रूप में कांग्रेस ही है केवल। कल कुलदीप वत्स ने एक विषय उठाया था, एक नौजवान है वो 10% कमीशन आता है, 2-3 विभागों की बात की है, उसमें कोई ज्यादा वैसे हुआ है, मैंने वो ज्यादा कुछ नहीं कहा। क्यों बहुत आपने कहा? कांग्रेस के नहीं कहा। क्या आपको ये जानकारी है कि मैं तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या आपको ये कोई जानकारी मिली है आपको कि कुलदीप वत्स को बाद में किसी ने धमकाया इस बात पे कि आपको तो जो आपने कहा है इसको भुगतना पड़ेगा? वो तो कुलदीप वत्स बताएंगे, आपको तो जानकारी है? कुलदीप वत्स बताएंगे। हर बात में बताने के लिए बातें नहीं हूँ, पर आपको जानकारी है पर आप शेयर नहीं करना। मैं बातें नहीं हूँ, जानकारी है नहीं है ये भी बताने के लिए बातें नहीं हूँ, कुलदीप वत्स बताएंगे।